नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद सभी को। तो चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन का भाग एक देखा था, जिसमें हमने देखा था कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्या क्या कार्यक्रम कांग्रेस ने के द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज भाग 2 के तहत हम देखेंगे बंगाल विभाजन लागू कैसे हुआ, बंगाल विभाजन का प्रसार कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई और स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या रहा, मूल्यांकन क्या रहा और इस बंगाल विभाजन को कैसे समाप्त किया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन लागू। तो चलिए दोस्तों, बंगाल विभाजन कब लागू, कल हमने देख लिए थे बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्तों। लोगों ने जो है एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधकर एकता प्रदर्शित की थी। मेन चीज ब्रिटिश सरकार का मत था और वास्तविक कारण तो यही था दोस्तों कि मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी को कम कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था दोस्तों। और लेकिन करजन का मत क्या था इसमें कि अविभाजित बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासन भली भांति नहीं चला पाता था। इसीलिए मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल था जिसकी प्रायः उपेक्षा की जाती थी। तो इस सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया था। ये किसका मत था? गर्जन का मत, कल हमने देख लिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, बंगाल विभाजन तो लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। अब स्वदेशी आंदोलन भी जो है घोषणा हो गई थी स्वदेशी आंदोलन की। कब दोस्तों? कल हमने देखे थे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रसार कैसे हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रसार तो दिसंबर 1905 में दोस्तों, क्योंकि हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो इस साल जो है 1905 में दिसंबर में गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का आयोजन किया गया दोस्तों। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का विरोध तथा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसमें जो है बंगाल विभाजन का विरोध करने का निर्णय और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। तो चलिए दोस्तों, इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए। तो कार्यक्रम तो कल हमने देख लिए थे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रक्रिया रही और क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। पहला, बंगाल में अरविंद घोष व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मुंबई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब व उत्तर प्रदेश में अजित सिंह व लाला लाजपत राय ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने दोस्तों। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लाई ने संभाला था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखे स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में? बंगाल में अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मुंबई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब व यूपी में जो है अजित सिंह और लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बर पिल्लाई। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। तो धीरे धीरे दोस्तों देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बंगाल से, लेकिन ये शीघ्र ही इसका प्रसार जो है संपूर्ण भारत में हो चुका था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या निर्धारित किए। तो आंदोलन के दौरान दोस्तों स्वदेशी उद्योग, शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि का विकास, तो सब कुछ यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी को अपनाया गया। तो स्वदेशी उद्योग को, शिक्षा को, कला को, साहित्य को, विज्ञान आदि का विकास हुआ। प्रफुल्ल चंद्र राय, ये कांग्रेस के प्रमुख नेता के द्वारा जो है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई दोस्तों। बंगाल में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की स्थापना, क्योंकि उस समय दोस्तों विदेश द्वारा ही जो है केमिकल मंगवाया जाता था। तो यहाँ पर स्वदेशी रूप से जो है प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा इस फैक्ट्री की स्थापना की गई। इस दौरान दोस्तों स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की भी स्थापना हुई, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बंगाल इंस्टीट्यूट आदि। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भी बनाए गए दोस्तों। स्वदेशी एवं हिंदू मुस्लिम समन्वित कला के विकास में अविनाश टैगोर की संस्था थी, जो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। आगे देखते हैं। तो बांग्ला साहित्य में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपको पता होगा कि अमर सोनार बांग्ला,
तो बांग्ला साहित्य में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रजनीकांत सेन, दक्षिणारंजन मित्र की भूमिका रही। समितियां एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन बने, जन सहयोग की लोकप्रिय संस्थाएं बनी। तो एक क्षेत्र है बारिशल। बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति दोस्तों, ये बहुत लोकप्रिय हुई उस समय में। स्वदेश बांधव समिति किसकी थी दोस्तों? अश्विनी कुमार दत्त की। कहाँ पर? बारिशल में। विद्यार्थी व महिलाओं का भी भरपूर योगदान रहा दोस्तों। लेकिन इस आंदोलन में दोस्तों मुसलमान कृषकों की महत्वपूर्ण सहभागिता नहीं रह पाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन 1908 तक आते आते कमजोर पड़ गया था। इसके अनेक कारण थे दोस्तों। तो कांग्रेस के नेताओं के मध्य जो है आंतरिक मतभेद के कारण वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन के कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। देखिए, तो कांग्रेस दो गुट में बढ़ गया था, उदारवादी और उग्रवादी। तो इनके मध्य जो है आंतरिक मतभेद हो चुके थे। तो 1907 में हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों, उग्रवादी और उदारवादी में, जिसमें कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो है इसको समर्थन दिया गया था और उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। दूसरा कारण क्या था दोस्तों आंदोलन की समाप्ति का? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दोस्तों आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया था। यानी कठोर दमनात्मक रूप अपनाया था। आंदोलनकारी जो थे दोस्तों, तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी। आंदोलन नेतृत्व क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता गिरफ्तार या फिर देश से निर्वासित हो गए थे। और इसी समय अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। आपको पता होगा दोस्तों, जो उग्रवादी नेता थे, जैसे लाल बाल पाल आपने सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक जी हो गया, विपिन चंद्र पाल हो गया, अरविंद घोष हो गया, लाला लाजपत राय हो गया। तो ये इन्होंने जो है सक्रिय राजनीति संन्यास किस किसने ली थी? अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने। चौथा कारण क्या था दोस्तों? यह समाज के सभी वर्गों में अपना स्थान नहीं बना सका था स्वदेशी आंदोलन। यह उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, जमींदारों तथा कुछ बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रहा था स्वदेशी आंदोलन। इसीलिए जो है इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ पाया और यह समाप्त हो गया। मुसलमानों तथा किसानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतया असफल सिद्ध होगा दोस्तों। और एक चीज और आती है दोस्तों कि इसमें स्वदेशी आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका, क्योंकि दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत जैसे असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन को एक गति मिली, लेकिन इन सबको एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं मिल सकी दोस्तों। इसीलिए जो है स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति हो गई। स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे दोस्तों कि किस आधार पर जो है यह महत्वपूर्ण था। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा, क्योंकि यह आंदोलन बंगाल विभाजन के मुद्दे पर शुरू हुआ था, किंतु यह विभाजन को नहीं रोक सका दोस्तों। देखिए, स्वदेशी आंदोलन असफल रहा दोस्तों, क्योंकि यह आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के मुद्दे पर शुरू हुआ था, किंतु यह विभाजन को नहीं रोक सका। इसके बावजूद इसे असफल कहना गलत होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह आंशिक रूप से सफल भी रहा था, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ इससे। अब देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों उस समय में बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो दिसंबर 1911 की बात है दोस्तों। दिसंबर 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई, और भारत यात्रा के दौरान जो है दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो इस आधार पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिसंबर 1911 में। अब देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का कुछ महत्व भी है। तो वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशक्त आंदोलन था दोस्तों। इस आंदोलन के द्वारा जो है नवीन कार्य पद्धति जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग, बहिष्कार, सामाजिक सुधार आदि को अपनाया गया, जिससे ने भविष्य के गांधीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। देखिए, आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही सबसे प्रथम बार स्वराज की मांग की गई थी, जो 1929 तक जो है कांग्रेस की प्रमुख मांग बनी रही। और 1929 के बाद जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन पूर्णतः समाप्त हुआ दोस्तों। तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।